नमस्कार और स्टडी मेधा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन का भारत के इतिहास में बहुत ही ज़्यादा महत्व है और आज हम इसी की बातें करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल स्टडी मेधा एकेडमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी वेबसाइट है studymedha.com, कृपया इसे भी जरूर विजिट करिएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कौन सा रिलीजन था जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग फॉलो करते थे। सबसे पहले रिलीजन, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कुछ इस तरह से हैं कि नेम ऑफ द रिलीजन कांट बी श्योर। मतलब नेम क्या था उस रिलीजन का जिसे सभी लोग फॉलो करते थे, ये श्योर नहीं है। एक रिलीजन का नाम नहीं है, लेकिन आइडल वर्शिप थी, मूर्ति पूजा होती थी। प्रेग्नेंट फीमेल्स वर कंसिडर्ड सेक्रेड। प्रेग्नेंट फीमेल्स जो थी, जो गर्भवती स्त्रियां थीं, उन्हें पवित्र माना जाता था और उनका विशेष ध्यान रखा जाता था। इन मोहनजोदारो फीमेल गॉडेसेस वेर वर्शिप्ड। मोहनजोदारो जो कि बहुत ही प्रमुख स्थान है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वहाँ पे देवियों को पूजा जाता था, फीमेल गॉडेसेस को पूजा जाता था, उनकी पूजा की जाती थी, उनकी आराधना की जाती थी। कुछ एनिमल गॉड्स भी थे। सम एनिमल गॉड्स लाइक टाइगर एंड एलिफेंट वर ऑल्सो वर्शिप्ड। तो टाइगर यानी बाघ और एलिफेंट यानी हाथी, इनको भी वर्शिप किया जाता था। इट इज प्रिडिक्टेड दैट लॉर्ड शिवा एंड नंदी वर ऑल्सो वर्शिप्ड। तो भगवान शिव और नंदी जो उनका वाहन है, इनकी भी पूजा की जाती थी। तो इन सब सारी चीज़ों से मिला जुला के आप समझ सकते हैं कि क्या किस टाइप का रिलीजन रहा होगा। आइडल वर्शिप था, देवियों को फीमेल गॉडेसेस की पूजा होती थी, एनिमल गॉड्स की यानी टाइगर और एलिफेंट जैसे एनिमल गॉड्स की भी पूजा होती थी, लॉर्ड शिवा और नंदी की भी पूजा की जाती थी। तो कुल मिला के ये जो रिलीजन था एक आइडल वर्शिपर रिलीजन था और प्रकृति पूजक माना जा सकता है। इसमें बहुत सारे जो प्राकृतिक संसाधन थे उनकी भी पूजा की जाती थी और उन्हें बड़ा पवित्र माना जाता था। और शायद उद्देश्य ये रहा होगा कि इनको पवित्र घोषित करके इनको नुकसान होने से बचाया जाए। फ्यूनरल्स की जहाँ तक बातें करते हैं, क्रिमेशन जो था वो ज़्यादा पॉपुलर था बरियल से। क्रिमेशन यानी कि शवों को जलाना, ये ज़्यादा पॉपुलर था और कब्र में दफनाना ये थोड़ा कम पॉपुलर था। लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के आसपास के जो ग्रेव्स हैं, जो कब्रिस्तान हैं, वो नॉर्थ की ओर पॉइंट करते थे। उनका एक सिरा जो था वो उत्तर की ओर होता था, नॉर्थ की ओर होता था, जबकि धौलावीरा में ईस्ट और नॉर्थ दोनों की ओर ही उनका सिरा होता था। तो ईस्ट कुछ ऐसे कब्र हैं जो कि ईस्ट की ओर यानी पूर्व की ओर थे और कुछ ऐसे भी हैं जो कि नॉर्थ यानी उत्तर की ओर थे। तो हड़प्पा और मोहनजोदारो में नॉर्थ की ओर और धोलावीरा में ईस्ट और नॉर्थ दोनों की ओर। इस तरह से कब्र तो हालांकि अलग अलग तरह के मिले हैं। कुछ कब्र ऐसे भी मिले हैं जिसमें मल्टीपल लोगों को दफना दिया गया, एक साथ दो दो तीन तीन लोगों को दफना दिया गया। कुछ कब्र ऐसे भी मिले जिसमें इंसान न हो के बर्तन थे, इस तरह से भी जो बाहर से दिख रहे थे कि कोई शव दफनाया गया होगा लेकिन उसके अंदर कुछ और ही निकला। इस तरह के बहुत सारे अलग अलग तरह के कब्र मिले हैं। लेकिन ये माना जाता है कि क्रिमेशन यानी कि शवों को जलाना ये ज़्यादा पॉपुलर था। कुछ ग्रेव्स ऐसे मिले हैं जिसमें ऑर्नामेंट्स और पर्सनल आइटम्स भी थे, यानी कुछ गहने। मतलब हो सकता है ऐसा कि जब कोई व्यक्ति मरता हो तो उसके प्रिय चीज़ों को उसके साथ ही दफना दिया जाता हो सकता है ऐसी परंपरा उस समय रही हो। इट इज़ ऑल्सो थॉट दैट वुमेन वेर बरीड नियर देयर मदर और ग्रैंड मदर। महिलाओं को उनकी माँ या उनकी माँ की माँ के ग्रेव्स के आसपास, उनकी कब्रों के आसपास दफनाया जाता रहा हो, ऐसी मान्यता है, ऐसा देखने में आता है। हालांकि ये हमने पहले पॉइंट में ही कह दिया कि क्रिमेशन जो है वो ज़्यादा पॉपुलर था। तो अब किस तरह से शवों को जलाया जाता था, इसकी क्या परंपराएं थी, ये बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं।
कब्र होते हैं तो इनके बारे में जानकारी मिल जाती है, लेकिन जब शवों को जला दिया जाता है तो ये जो निशान होते हैं वो बहुत जो परंपराएं होती हैं उनके निशान मिट जाते हैं। हाउसिंग की जो बात करें, जो कि बहुत पॉपुलर चीज़ है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो सबसे पहला पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि देयर आर नो साइंस ऑफ ग्रेट रूलर्स। बड़े राजाओं के कोई चिन्ह नहीं मिले हैं। ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि कोई एक बहुत बड़ा राजा हो जिसने पूरे के पूरे साम्राज्य पे अधिकार कर रखा हो। तो देयर आर नो साइंस ऑफ ग्रेट रूलर्स। इवन पुअर पीपल लिव्ड इन गुड हाउसेस। तो जो गरीब लोग थे उनका घर भी ऐसा नहीं कि घास फूस की झोपड़ी में रह रहे हैं, टूटी फूटी घरों में रह रहे हैं, ऐसा नहीं था। वो भी अच्छे घरों में रहते थे। सम साइट्स वेर फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड होने का मतलब यह है कि उस क्षेत्र को किले की तरह घेर दिया जाता था, या तो उस क्षेत्र की सीमाओं पर बहुत बड़ी बड़ी दीवारें उठा दी जाती थी, या फिर कुछ ऐसा व्यवस्था की जाती थी कि वो दूसरों से अलग हो सके और बाहरी आक्रमणकारियों को रोक सकें। तो इस तरह के जो काम होते थे उन्हें फोर्टिफिकेशन कहा जाता था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ साइट्स ऐसे भी हैं जो कि फोर्टिफाइड थे। अ हाउस कवरिंग 8,600 स्क्वायर फीट थॉट टू बी द चीफ्स हाउस इज फाउंड। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ घर ऐसे भी मिले हैं जिसमें से एक का जिक्र यहाँ पे हो रहा है। 8,600 स्क्वायर फीट एरिया का घर माना जाता है कि ये उस क्षेत्र के चीफ का घर रहा होगा। तो घरों के साइज से ये पता लगाया जा सकता है कि किस स्टेटस के व्यक्ति का घर होगा, लेकिन ये तो श्योर है कि जो गरीब लोग थे वो भी अच्छे घरों में रहते थे और घास फूस की टूटी फूटी झोपड़ियों में ऐसा नहीं रहते थे। उनके जो घर होते थे वो ठीक ठाक होते थे, ब्रिक्स के बने होते थे। हाउसेज वेर मेड ऑफ कट ब्रिक्स एंड हैड टॉयलेट्स ऑल्सो। कट ब्रिक्स जो कि आज के ज़माने में यूज़ होता है, उस तरह के कट ब्रिक्स से घर बनाए जाते थे, काफ़ी मजबूत घर बनाए जाते थे। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर, घरों में टॉयलेट्स भी होते थे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है, इसको ज़रूर आपको याद रखना चाहिए। घरों में टॉयलेट्स भी होते थे और इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो टॉयलेट्स थे वो बहुत ही एडवांस्ड थे। द इंडस वैली पीपल हैड द मोस्ट एडवांस्ड टॉयलेट्स। दुनिया में सबसे एडवांस्ड टॉयलेट्स बनाने वाले इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे। किस तरह के एडवांस टॉयलेट्स? यानी कि उसमें फ्लश सिस्टम था, उसमें पानी अपने आप आने का भी सिस्टम था, उसको क्लीन करने का सिस्टम था, और जो मल था उसे डिस्पोज करने का भी एक अच्छा सिस्टम बना हुआ था। तो मोस्ट एडवांस्ड टॉयलेट्स ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऑलरेडी मौजूद था। द सीवर सिस्टम वॉज एक्सीलेंट। गंदे पानी को निकालने का जो सिस्टम था वो बहुत ही एडवांस्ड था। वन ऑफ द एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज इन द वर्ल्ड। दुनिया में सीवर सिस्टम और टॉयलेट सिस्टम इंडस वैली सिविलाइजेशन में माना जाता है कि सबसे एडवांस्ड था। हाउसेज हैड लॉन्स एंड वेल्स ऑल्सो। घरों में पानी की व्यवस्था के लिए कुएं बने होते थे और लॉन्स भी थे। लॉन्स यानी कि छोटे मोटे गार्डन, जिसे चबूतरा और उसके आसपास का क्षेत्र, जिसमें नाना प्रकार के पेड़ पौधे भी हुआ करते थे। तो इस तरह से घर जो थे वो काफ़ी खूबसूरती से, काफ़ी अच्छे तरह से बनाए जाते थे। फायर हार्डेंड ब्रिक्स वेर ऑल्सो यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। ब्रिक इंडस्ट्री वॉज डेवलप्ड। फायर हार्डेंड ब्रिक्स का मतलब होता है कि ईंट जो बनाई जाती है उसे भट्टियों में पकाया जाता है ताकि वो मजबूत हो जाए। इस तरह के ब्रिक्स बनाने की एक पूरी इंडस्ट्री डेवलप्ड हो गई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, और इन्हीं ब्रिक्स, इन्हीं ईंटों की सहायता से घर बनाए जाते थे। सिटी प्लानिंग की जहाँ तक बात करें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानना चाहिए। सिटी प्लानिंग ग्रिड स्ट्रक्चर में होती थी। सिटी वॉज प्लान्ड इन ग्रिड स्ट्रक्चर। ग्रिड स्ट्रक्चर यानी कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था, इस तरह का स्ट्रक्चर। ग्रिड स्ट्रक्चर में सिटी जब प्लानिंग हो, कोई भी सिटी प्लान होती थी तो उसको प्लान करना बहुत ही इजी होता था, उसको फैलाना बहुत इजी होता था। जब बेतरतीब तरीके से प्लानिंग जब हो जाती है किसी भी सिटी की तो उसको फैलाना या फिर कहीं किसी चीज़ को एडजस्ट करना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन
इंडस वैली सिविलाइजेशन के अधिकतर जो साइट्स हैं वो ग्रिड स्ट्रक्चर में बनाए गए थे। इसका मतलब ये है कि वो बड़े ही ठंडे दिमाग से प्लान करके डेवलप किए गए थे। दे कंटेन्ड ग्रेनरीज, buildings, extensive baths, gardens, etc. Many more settlements also had the same city planning. अगर हम लोग सिर्फ मोहनजोदारो की बात करें तो वहाँ पे ग्रेनरीज जो कि अनाज को रखने की, गेहूँ चावल वगैरह इस तरह के अनाज को रखने की जगह थी। बिल्डिंग्स बड़ी छोटी अलग अलग प्रकार की, अलग अलग यूज़ वाली। एक्सटेंसिव बाथ्स, आपने मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ के बारे में सुना होगा। ये एक ऐसा वाटर टैंक था, एक स्विमिंग पूल जैसी जगह थी जिसमें लोग रिचुअल बाथिंग करते थे, ऐसा माना जाता है। मतलब परंपरा कुछ ऐसी थी, किसी परंपरा, किसी रीति रिवाज की बाथिंग होती थी, वहाँ पे लोग नहाने जाते थे। वहाँ पे कपड़े बदलने की भी जगह थी, वाटर को चेंज करने के भी टेक्नोलॉजी थी। तो इस तरह के जो एक्सटेंसिव बाथ्स हैं वो भी सिटी प्लानिंग में शामिल थे। गार्डन्स, घरों के बीच में गार्डन, कई घरों के बीच में एक छोटा सा एरिया दे दिया गया गार्डन के लिए। इस तरह की भी चीज़ें सिटी प्लानिंग में देखने में आई हैं। और इस तरह की जो सिटी प्लानिंग थी वो सिर्फ मोहनजोदारो में ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी साइट्स में देखने को मिली है। स्ट्रीट्स वेयर इन ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न की बात हम लोग जहाँ तक करते हैं तो घर बहुत सारे जो ग्रिड पैटर्न में बनाए गए थे। स्ट्रीट्स भी, जो मेन रोड्स हुआ करते थे वो भी ग्रिड पैटर्न में थे। हड़प्पा और मोहनजोदारो, ये इनमें पैलेस एरिया भी था और मिडिल टाउन भी था। पैलेस एरिया शायद वो एरिया रहा होगा जहाँ पे वीआईपी लोग रहते थे, और मिडिल टाउन जहाँ पे कॉमन लोग रहते थे। तो हड़प्पा और मोहनजोदारो दो बड़ी साइट्स हैं जहाँ पे आपको पैलेस एरिया और मिडिल टाउन, ये दोनों ही तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। देयर वॉज ऑल्सो एन असेंबली हॉल एंड अ कॉलेज फॉर प्रीस्ट्स इन मोहनजोदारो। ये जरूर याद रखिएगा, एक असेंबली हॉल हुआ करता था जहाँ पे गैदरिंग होती थी। ये ऐसा माना जाता है कि प्रीस्ट जो कि वर्शिपर्स थे, जो कि धर्म या फिर व्यापार से जुड़े हुए जो बड़े बड़े लोग थे, वो असेंबली हॉल में इकट्ठा होते थे और वहाँ पे आपस में परिचर्चाएं, व्याख्यान वगैरह हुआ करते थे। तो इस तरह के असेंबली हॉल्स देखने को मिलते हैं। एक मोहनजोदारो में कॉलेज भी पाया गया है। ऐसा माना जाता है कि वो एक कॉलेज था, एक महाविद्यालय था जहाँ पे धर्म की शिक्षा दी जाती थी। तो कॉलेज फॉर प्रीस्ट्स, और ये मोहनजोदारो में पाया गया। धोलावीरा में 50 फीट की ऊंची बिल्डिंग पाई गई और माना जाता है कि धोलावीरा के हेड ऑफ सिटी वहीं पे रहते थे, उनका घर था। हड़प्पा में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पर मेन गेट पाया गया है। हड़प्पा में एंटर होने के लिए एक मेन गेट भी था, ऐसा माना जाता है। तो वो मेन गेट कुछ ऐसा ही रहा होगा कि उस शहर में एंटर होने से पहले उस गेट को पार करना होता होगा। तो शहर का मेन गेट हड़प्पा में पाया गया है। कुछ ऐसे भी दीवारें मिली हैं जो कि माना जाता है कि वो सिटीज़ को सराउंड करती थी, यानी कि शहर के चारों ओर, शहर की सीमा पर दीवारें बनाई गई थी, जिसे हम फोर्टिफिकेशन भी कह सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे वॉल्स, दीवारें भी मिली हैं। ड्रेनेज सिस्टम की बात करें यदि हम लोग, तो ड्रेनेज सिस्टम, जब भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात होती है तो इसके ड्रेनेज सिस्टम की बड़ी तारीफ होती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के ड्रेनेज सिस्टम की तारीफ पहले भी सुन चुके होंगे। तो ड्रेनेज सिस्टम इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पुराना टेक्नोलॉजी था और माना जाता है कि ये दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन थी जिसने ड्रेनेज सिस्टम पे ध्यान दिया और इसका एक सिस्टम डेवलप किया। रोमन्स से पहले ड्रेनेज सिस्टम वॉज यूज्ड बिफोर रोमन्स। रोमन्स की जो सिविलाइजेशन थी वो अपने ड्रेनेज सिस्टम के लिए मानी जाती है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में ड्रेनेज सिस्टम रोमन्स से भी पहले डेवलप हो चुका था। और ड्रेनेज जो था वो टेराकोटा पाइप्स से होता था। ऐसा नहीं कि ज़मीन में ही नालियाँ बना दी, नहीं, टेराकोटा पाइप्स का उपयोग होता था। कुछ पाइप्स छोटी, कुछ पाइप्स बड़ी। तो टेराकोटा पाइप्स की सहायता से ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह से डेवलप किया गया था। देयर वॉज अर्थी ब्रिक कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम।
तो जहाँ पे टेराकोटा पाइप्स ज़मीन के अंदर लगाए जाते थे उसके ऊपर अर्थी ब्रिक कवरेज लगाया जाता था। वहाँ पे मिट्टी के ईंटों का कवर किया जाता था ताकि उसके ऊपर लोग चल सकें या ट्रैफिक जा सके, या ऐसा मतलब ज़मीन वो ऐसा ना हो कि अनयूज्ड हो जाए। तो ज़मीन के अंदर से भी ड्रेनेज सिस्टम था जिसे अर्थी ब्रिक से कवरेज भी दिया गया था। देयर वर सॉइल टैंक्स ऑल्सो विच वेर क्लीन्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। तो ज़मीन के अंदर सॉइल टैंक्स भी बनाए गए थे जहाँ पे या तो गंदा पानी जाता होगा या तो वहाँ पे पानी इकट्ठा होता होगा अलग अलग जगहों पर भेजने के लिए, जिसको क्लीनिंग भी की जाती थी। तो इसका भी पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ था। मोहनजोदारो में जो ग्रेट बाथ था जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ बहुत ही फेमस जगह है। माना जाता है कि वहाँ पर रिचुअल बाथिंग होती थी। इसके पानी को चेंज करने का भी सिस्टम था, यानी पानी इसमें ऐसा नहीं हो कि पड़ा पड़ा सड़ी जा रहा, इसके पानी को चेंज करने का भी पूरा सिस्टम बनाया गया था। फूड एंड लाइफ, ये जानना बहुत ही आवश्यक है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग खाते कैसा थे और रहते कैसे थे। ये आपको जान के बड़ी खुशी महसूस होगी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में अनाज की कोई कमी नहीं थी और लोग बड़े ही स्टाइलिश थे। लोग अपने जीवन से काफ़ी खुश थे, हैप्पीनेस काफ़ी ज़्यादा थी वहाँ पे, और वेल नरिश्ड थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल वेर वेल नरिश्ड। ऐसा नहीं कि वहाँ पे खाने पीने की कमी थी या इस तरह के अनाजों की कमी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो चीज़ें उगती नहीं थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, यानी कि जिस चीज़ की खेती नहीं होती थी, जिन अनाजों की, वो अलग जगह से मंगा लिए जाते थे। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी पूरा प्रोसीजर था। तो वेल नरिश्ड थे, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। माना जाता है कि नॉन वेजिटेरियंस थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, लेकिन काऊ मीट नहीं खाते थे। गाय को सेक्रेड माना जाता था और इसी वजह से गाय को नहीं मारा जाता था। हालांकि बहुत सारे जो पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा जो है वो नॉन वेजिटेरियन था, ऐसा माना जाता है। एग्रीकल्चर काफ़ी रिच था। द एग्रीकल्चर वॉज रिच। अच्छा खासा खेती होता था। दे ग्रू व्हीट, राइस, डेट, पीज, कॉटन, मस्टर्ड एक्सेट्रा। तो बहुत सारी चीज़ें जिसमें व्हीट राइस भी था, दलहन थे, तिलहन थे, बहुत अलग अलग प्रकार के जो क्रॉप्स थे वो उगाए जाते थे। और एक बहुत ही ऐश्वर्यवान जो एग्रीकल्चर उस समय व्याप्त था। अ गेम रिजेंबलिंग डाइस एंड अनदर रिजेंबलिंग चेस इज ऑल्सो फाउंड। ये आप दो फोटो देखिएगा, ये गेम इस तरह से जिसे माना जाता है कि ये डाइस का गेम था, ये आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। और ये दूसरा जिसे माना जाता है कि ये चेस का पुराना रूप था। ये मिले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो वहाँ पे लोग अपने इंडोर गेम्स कुछ इसी तरह से खेलते रहे होंगे। वहाँ पे डाइस के गेम्स और चेस के गेम्स होते रहे होंगे। ट्रांसपोर्टेशन वॉज ऑन बुलक कार्ट्स एंड बोट्स। थल पे जो ट्रांसपोर्टेशन होता था, सामान को ले जाना या फिर लोग खुद एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बुलक कार्ट्स का उपयोग करते थे, बैलगाड़ियों का उपयोग करते थे, और पानी में जाने के लिए बोट्स का, नावों का उपयोग करते थे। नाव भी कई छोटे बड़े अलग अलग प्रकार के। लैम्प्स वेर मेड ऑफ मड एंड सी शेल्स। तो शंखों में और मिट्टी के बनाए हुए बर्तनों में लैम्प्स बनाए जाते थे, यानी दिए रोशनी के लिए, रात के समय पर रोशनी के लिए। और आपको ये भी जानना आवश्यक है कि स्ट्रीट लाइट्स की भी व्यवस्था की गई थी। हालांकि बहुत सारे क्षेत्रों में ये व्याप्त था, ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ इम्पोर्टेंट जगहों में इस तरह के लैंप्स से, मिट्टी के लैंप्स से स्ट्रीट लाइटिंग की भी व्यवस्था मौजूद। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो काफ़ी स्टाइलिश थे, और न सिर्फ स्टाइलिश थे बल्कि अच्छे डिज़ाइनर क्लोथ्स भी पहनते थे, अच्छे डिज़ाइनर गहने भी पहनते थे, ज्वेलरी भी पहनते थे। ये आप दो फोटोग्राफ्स देख सकते हैं। तो ये वाला जो हो गया, ये इस तरह से ज्वेलरीज काफ़ी कुछ मिली हुई हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो ये प्रूफ होती है कि बहुत अच्छे कपड़े और बहुत अच्छी ज्वेलरी के बहुत ही शौकीन थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। और कॉटन ग्रो करने वाले, कॉटन
की कृषि करने वाले दुनिया के सबसे पहले लोग थे। दुनिया की किसी भी सभ्यता में सबसे पहले कॉटन की कृषि, कपास की कृषि करने वाले इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे। कुछ लोग क्लीन शेवन भी रहना पसंद करते थे, ऐसा भी जांच में पता चला है। और वुमन जो थी वहाँ की, वो अलग अलग तरह के हेयर स्टाइल रखना पसंद करते थे। हड़प्पन्स वेर फर्स्ट टू ग्रो कॉटन। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि कॉटन उगाने वाले दुनिया के पहले लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, किसी भी एग्जामिनेशन के हिसाब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले कपड़ों में बटन्स का इस्तेमाल करने वाले भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग पहले थे। तो ये जो सेकंड फोटो है, इस फोटो में आप देख सकते हैं कि ये बटन जैसे चीज़ें हैं, ये कपड़ों में लगाए जाते थे। तो बटन्स का इस्तेमाल करने वाले भी पहले लोग थे। दे ऑल्सो यूज्ड द अर्लीस्ट नोन बटन्स। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बैंगल्स, बेल्ट्स, पेंडेंट्स, नेकलेसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अलग अलग तरह की ज्वेलरी जो थी वो बहुत ही कॉमन थी। टैटूज़, बहुत गुदना गुदवाने का बहुत ज़्यादा शौक था लोगों को, तो टैटूज़ बहुत ही पॉपुलर हुआ करती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, इनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता था ऑर्नामेंट्स यानी ज्वेलरी बनाने के लिए। तो गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, उस ज़माने में आयरन जो था वो डिस्कवर नहीं हुआ था, आयरन काफ़ी बाद में आया उसके, लेकिन गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, इनका इस्तेमाल ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए काफ़ी होता था। आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करें यदि, तो सबसे पहले तो ये फोटोग्राफ देख लीजिए। ये डांसिंग गर्ल है जो कि मोहनजोदारो से मिला था, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मूर्ति है जो कि उस सिविलाइजेशन से मिली और आपको बहुत बार देखने को मिलेगी। और ये एक तरह से उस सिविलाइजेशन का सिंबल बन के रह गया है, और आज के ज़माने में ये उस ज़माने को का प्रतिनिधित्व करता है। तो क्राफ्ट जो थे उसमें स्टोन्स का, टेराकोटा का, कॉपर, बोन्स का, गोल्ड और सिल्वर का भी इस्तेमाल काफ़ी कुछ होता था। जहाँ तक ये बोन्स की बात मैंने कही, तो बोन्स जो थे वो काफ़ी प्रेशियस माने जाते थे उस ज़माने में। तो जानवरों के जो हड्डियाँ थी उनका भी इस्तेमाल किया जाता था क्राफ्ट वर्क बनाने के लिए। डांसिंग गर्ल मेड ऑफ ब्रॉन्ज, ये ब्रॉन्ज का बना हुआ डांसिंग गर्ल इमेज है। मेड ऑफ ब्रॉन्ज 2300 BC हैज़ बीन फाउंड इन मोहनजोदारो। तो 2300 ईसा पूर्व में मोहनजोदारो में ये मूर्ति बनी होगी और अब जाके ये मिली है। लॉन्ग वुडन साइन बोर्ड इज़ फाउंड एट धोलावीरा। धोलावीरा में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा ऐसा समझने में आती है कि वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही अच्छा रहा होगा। बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जिनमें से एक चीज़ ये भी है कि वुडन साइन बोर्ड यानी कि वो लोगों को रास्ता दिखाने के लिए हो सकता है। कोई चीज़ यहाँ पे है, जैसे सो एंड सो दुकान है, सो एंड सो महल है, वो बताने के लिए हो सकता है। लेकिन इस तरह के साइन बोर्ड्स का भी इस्तेमाल होता था, ऐसा इस चीज़ से पता चलता है। पेंटिंग्स जो थे वो कई कई स्थानों पे बनाए जाते थे, दीवारों पे भी बनाए जाते थे, पॉट्स पे, मटकों पे, यूटेंसिल्स पे, तो बहुत सारी चीज़ों पे पेंटिंग्स बना दिए जाते थे। घरेलू काम आने वाली चीज़ों पे भी बना दिए जाते थे, दीवारों पे तो ख़ास तौर से पेंटिंग्स बनाए जाते थे। तो पेंटिंग्स भी बहुत ज़्यादा उस ज़माने में बनाने का लोगों को शौक़ था। गवर्नेंस की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को वित्त, फाइनेंस की बात करनी पड़ेगी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में बार्टर सिस्टम यूज़ होता था, ये तो पक्का है। और प्रोबेबली कोई करेंसी नहीं थी, लगभग ये बात भी पक्की है। तो बार्टर सिस्टम कैसा होता है, जहाँ पे कोई करेंसी नहीं होती है, आप किसी को पैसा नहीं देते, आप सामान के बदले सामान दे देते हैं। आपको जैसे कोई एक बैल खरीदना है तो उसके बदले में आपने कुछ चावल दे दिया, जैसे आपने 20 किलो चावल दिया, उसके बदले में एक बैल ले लिया। ये इस तरह से जो बार्टर सिस्टम था वो उस ज़माने में प्रिवलेंट था, यही चलता था। अभी तक की जितनी भी जांच हुई है और जितना भी सबूत मिले हैं उससे ये तय है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में बार्टर सिस्टम चलता था। और इस सिविलाइजेशन में करेंसी नहीं थी, लगभग ये बात भी तय है। तो सामान दे के सामान लेते थे लोग, लेकिन साथ साथ में स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स और मेजर्स यूज़ होते थे। मतलब ऐसा नहीं कि 1 किलो का मतलब एक स्थान पे दूसरा है, दूसरे स्थान पे दूसरा है। एक स्टैंडर्डाइज्ड वेट और मेजरमेंट सिस्टम था।
और 16 वाज द स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम, स्टैंडर्ड बेस ऑफ नंबर सिस्टम। ये भी लगभग पक्की बात है कि जैसे हम लोग अभी जो अपना नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, वो डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसका बेस होता है 10। तो हम लोग जैसे 10, 20, 30 या इस तरह के जो हमारे जो यूनिट्स होते हैं बेसिकली, वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम था, यानी कि 16 का बेस था वहाँ पे। जैसे 16, 32, 64 इस तरह करके वो इनके मेन यूनिट्स थे। कुछ वेपन्स भी मिले हुए हैं। हालांकि ये तो माना जाना चाहिए कि मुख्य रूप से कृषि और व्यापार, इन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस था लोगों का। लड़ाई झगड़ा या ऐसा कोई बड़ा मिलिट्री रही हो, या कोई बड़े राजा रहे हों, कोई बड़ी लड़ाइयाँ हुई हों, इस चीज़ के सबूत अत्यंत कम हैं और अभी भी कन्फ्यूजन है कि ऐसा था कि नहीं था। लेकिन कुछ वेपन्स जरूर मिले हैं। प्रोबेबली ये वेपन्स का इस्तेमाल लोग अपनी आत्मरक्षा के लिए अपने घरों में करते रहे होंगे। ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस का कोई सबूत नहीं है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री हो, ऑर्गेनाइज्ड कोई एक आर्मी हो, कुछ बड़े हिंसक घटनाएं हुई हों, कुछ बड़े हत्याकांड हुए हों, ऐसा इस चीज़ का कोई ऐसा वायलेंस, ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस का कोई सबूत नहीं मिलता। प्रोबेबली देयर वाज नो मिलिट्री। ठीक है, तो बिजनेसमैन वेर हाईली प्रेस्टिजियस एंड सो वेर फार्मर्स। तो मैंने अभी जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि व्यापार और कृषि, इन दो चीज़ों पर ही लोगों का मुख्य फोकस था और इन्हीं दो चीज़ों को काम करने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा प्रेस्टीज भी मिलती थी। तो सबसे ज़्यादा इज्जतदार लोग जो समाज के थे वो होते थे किसान और व्यापारी। ट्रेड बहुत अच्छा खासा उस समय उन्नत हो चुका था और जो इंडस ट्रेड्समैन थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो ट्रेड्समैन थे, वो सीरिया, अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया, सऊदी अरेबिया, इन सब जगहों पे जाते थे। वहाँ से फिर लोग यहाँ आते थे। इस तरह से ट्रेड रिलेशन लोगों के काफ़ी थे। तो आप जैसे देख सकते हैं कि ज़माना बहुत पुराना है, लेकिन फिर भी दुनिया के अलग अलग स्थानों पे ट्रेड होता था। जैसे सीरिया, अफ़गानिस्तान, सेंट्रल एशिया, सऊदी अरबिया, ये पूरा का पूरा जो भारत के जो नॉर्थ वेस्टर्न साइड वाला बेल्ट है, ये पूरा का पूरा भारत से ट्रेड से जुड़ा हुआ था। लापिस लाजुली, जिसे लाजवर्थ भी कहा जाता है, ये फोटोग्राफ में देख लीजिए, एक बहुत ही ये कीमती पत्थर होता है। अ प्रेशियस ब्लू जेमस्टोन, है ना, प्रेशियस ब्लू जेमस्टोन वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम अफ़गानिस्तान। ये एक बहुत ही कीमती पत्थर था जिसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता था नग बनाने के लिए, घरों में लगाने के लिए, सजावट की चीज़ों के लिए। और ये नॉर्मली इसको गले में लोग इसकी माला पहनते थे, इसके मोती बना के, और अंगूठियों वगैरह में नग बना के। तो ये काफ़ी कीमती पत्थर, इसका इंपोर्ट जो है वो अफ़गानिस्तान से हुआ करता था उस ज़माने में। तो लापिस लाजुली, ये याद रखिएगा, कई बार इसका जिक्र आ जाता है। इसे लाजवर्थ भी कहा जाता है। ये अफ़गानिस्तान से इंपोर्ट किया जाता था। कुछ प्रेशियस शेल्स भी थे जो अरेबियन सी से इंपोर्ट किए जाते थे। हिमालयन रीजन से टिम्बर आता था। टिम्बर एक बहुत ही कीमती लकड़ी होती है जो कि हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्रों से आता था। गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता था। गोल्ड और सिल्वर, और ये सेंट्रल एशिया से, ईरान और इसके आसपास के क्षेत्रों से ये इंपोर्ट किया जाता था। राजस्थान के क्षेत्रों से कॉपर वहाँ पे मिलता था, वहाँ से माइनिंग होती थी इसकी। और गुजरात में भी कॉपर की माइनिंग होती थी। तो अलग अलग क्षेत्रों से सामान मंगा के और इस तरह से ज़रूरतें पूरी की जाती थी। ट्रेड काफ़ी उन्नत अवस्था में था। इंडस ट्रेडर्स के अच्छे रिलेशंस थे मेसोपोटामियन ट्रेडर्स के साथ। तब मेसोपोटामिया जो ग्रीस और आसपास का क्षेत्र था, जहाँ पे ये पूरा का पूरा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जन्मी थी, वहाँ से भी अच्छा खासा ट्रेड हुआ करता था। कुछ ट्रेड रिलेशन जो है वो मलेशिया, ईरान, बहरीन में भी थे। तो कुल मिला के हम लोग ये मान लें कि जो ट्रेड था वो काफ़ी उन्नत अवस्था में था और विश्व के अलग अलग जगहों से व्यापार होता था। एग्रीकल्चर बहुत रिच था एंड कैपिटल वेल्थ वाज गुड। तो लोगों के पास पैसा भी था, वो अपने ट्रेड कर सकते थे, अपने व्यापार खुद करते भी थे।
कृषि में भी लगाते थे। तो इस तरह से कुल मिला के ये कहा जाए कि लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो काफ़ी अच्छा था और लोगों की जो मानसिकता थी वो भी काफ़ी ओपन, काफ़ी आज़ाद थी। तो फिर ये सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हो गया? इतना उन्नत सिविलाइजेशन, इतना मॉडर्न सिविलाइजेशन, इतना खुशहाल सिविलाइजेशन, ये अचानक से समाप्त कैसे हो गया? ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसके ऊपर बहुत सारी चर्चा हुई, लेकिन आज भी श्योर नहीं कहा जा सकता कि ये सिविलाइजेशन ख़त्म क्यों हो गई। लेकिन ये सिविलाइजेशन 1900 से लेके 1700 BC के बीच में अबैंडन हो गई। दिस सिविलाइजेशन वॉज अबैंडन्ड बिटवीन 1900 एंड 1700 BC। तो 1900 से लेके 1700 ईसा पूर्व के बीच में ये सिविलाइजेशन समाप्त हो गई। ये काफ़ी बड़ी सिविलाइजेशन थी। इतनी जल्दी इन 200 वर्षों के अंतराल में ये किस तरह से समाप्त हुई, क्या हुआ जिसके कारण ये धीरे धीरे ये सिविलाइजेशन समाप्त हुई, ये श्योर नहीं कहा जा सकता। इट इज़ नॉट श्योर वाई, मे बी ड्यू टू सम नेचुरल कैलामिटीज। कुछ प्राकृतिक आपदा हुई होगी। अधिकतर इतिहासकारों का, अधिकतर वैज्ञानिकों का ये कहना है कि कुछ प्राकृतिक आपदा हुई जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन समाप्त हो गई। तब ये प्राकृतिक आपदा कुछ भी हो सकती है, कोई बड़ा भूकंप हो सकता है, कोई बड़ी बाढ़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी वजह से ये सिविलाइजेशन ख़त्म हुई, ये आपदा इतनी बड़ी थी। इट इज़ ऑल्सो आर्ग्यूड दैट सेंट्रल एशियंस और यूरोपियंस इन्वेडेड द सिविलाइजेशन। ये एक थ्योरी है, मैं अभी जिस चीज़ की बात करने वाला हूँ ये एक थ्योरी है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। कुछ इतिहासकार इसे मानते हैं कि ये ऐसा था, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये ऐसा नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था। आर्यन इन्वेजन थ्योरी जैसी कोई भी चीज़ है ही नहीं, आर्यन इन्वेजन हुआ ही नहीं। तो कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं, उनके अपने तर्क हैं, जो नहीं मानते उनके अपने तर्क हैं। मैं इसके पक्ष या विपक्ष में नहीं हूँ, लेकिन ऐसा आर्ग्यू किया जाता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसी चर्चा की जाती है कि ये सिविलाइजेशन को ख़त्म करने में सेंट्रल एशियंस का या यूरोपियंस का हाथ था, जो कि यहाँ पे आए, उन्होंने आक्रमण किया और इस सिविलाइजेशन को समाप्त किया। हालांकि इस चीज़ के कोई प्रमाण नहीं है, ये सिर्फ एक थ्योरी है। तो ये थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल स्टडी मेधा एकेडमी को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारी वेबसाइट है studymedha.com, कृपया इसे भी जरूर विजिट करिएगा। मुलाकात होगी अगले लेसन में एक बार फिर से। नमस्कार।